हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन निरोग। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में, जिसे हम दमा भी कहते हैं। तो अस्थमा क्या है बेसिकली, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि किस किस वजह से अस्थमा का जो अटैक है वो बढ़ सकता है, कैसे इन चीज़ों से हम बच सकते हैं कि और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है बेसिकली, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी सांस की नली है ट्यूब की तरह है। वो ट्यूब अगर इतनी मोटी है और उसमें कुछ अगर फंस जाएगा तो वो पतली हो जाती है। तो पतली जगह से हवा जाने आने में पूरी सांसें जो हैं हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचती हैं, उस वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। अब 2021 का डाटा अगर मैं आपको बताऊं तो अब जान को आपको हैरानी होगी कि 300 मिलियन लोग जो हैं वो अस्थमा से अफेक्टेड हैं, और उसमें से ऑलमोस्ट 12-13% लोग जो हैं वो इंडियंस हैं। मतलब ऑलमोस्ट 35 मिलियन इंडियंस दे आर करेंटली सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। एंड अगर अस्थमा से डेथ्स की बात करें, सो अस्थमा से डेथ्स बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट अगर हम बात करें तो 42% ऑफ जो डेथ्स हो रही हैं वो इंडियंस में ही हैं। मींस इंडिया जो है इट इज़ द अस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। सो ये इतना ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम अस्थमा को समझने की कोशिश करेंगे कि अस्थमा होता क्या है, फिर हम उसके बारे में उससे कैसे उसका इलाज किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो अब मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई हर साल वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अस्थमा से रिलेटेड। सो नाउ मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो देयर समथिंग कॉल्ड एज एलर्जन। एलर्जन क्या होता है या ट्रिगर क्या होता है, जिस चीज़ की वजह से हमें एलर्जी हो रही है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एलर्जन कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन कौन से एलर्जन्स होते हैं? वो जो एलर्जन है या जो एक ट्रिगर है जिससे अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो रहा है, वो हर एक अस्थमेटिक इंडिविजुअल में जिसको अस्थमा है उन लोगों में अलग अलग हो सकता है। किसी इंसान को एक ही चीज़ से एलर्जी है जिससे उसका अस्थमा अटैक हो रहा है, किसी को 2 या 3 या 4 चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे उसका अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। तो ये यूनिक होती है हर एक इंडिविजुअल की। और कुछ लोग हैं, कुछ ट्रिगर्स उनको अफेक्ट करते हैं, कई लोगों को कुछ वो ट्रिगर्स अफेक्ट नहीं कर सकते, दूसरे इंसान को शायद वो अफेक्ट कर रहे हो, एक को नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो ट्रिगर्स हैं पहले हमें उनको जानना होगा, क्योंकि जो अस्थमा की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? पहला गोल यही है कि हम जिस इंसान को ये हो रहा है उसके अंदर वो किस चीज़ से उसको मेनली ये एलर्जी हो रही है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। अगर हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे। उस चीज़ को अवॉइड करने की वजह से जो नंबर ऑफ़ अटैक्स है उसको, मान लो साल में अगर 10 अटैक आते हैं तो वो अगर एलर्जन को पहचान लेगा तो शायद उसको 1 या 2 ही अटैक आएंगे अस्थमा के। सो इस तरीके से वो एलर्जी का अटैक, अस्थमा का अटैक कम हो सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है और लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाई जा सकती है। सो हम ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले ट्रिगर है स्मोक, टबैको स्मोक। सो स्मोकिंग अदरवाइज भी हम लोग जानते हैं कि इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। तो स्मोकिंग, अगर किसी को अस्थमा है, दोज पीपल शुड नेवर स्मोक, उनको स्मोकिंग करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ है, हो सकता है वो खुद स्मोक नहीं करते हो, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकेंड हैंड स्मोक। वो सेकेंड हैंड स्मोक क्या है कि खुद एक इंसान स्मोक नहीं कर रहा है लेकिन आपके साथ में कोई बैठा हुआ इंसान है, कोई आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, साथ वाला कोई है जो स्मोक कर रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए हैं। तो अगर साथ में कोई स्मोक कर रहा है, उसकी स्मोक भी अगर आपके अंदर जा रही है, क्योंकि वो एयर में जा रही है, एयर से आपके अंदर भी जा सकती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग और सेकेंडरी स्मोक। तो वो सेकेंडरी स्मोक भी जो है बुरा असर डालती है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, वो एक ट्रिगर हो सकता है, उससे उनके अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड एनी स्मोक, या वो एक्टिव स्मोकिंग हो आप खुद कर रहे हैं या फिर आप पैसिव स्मोक हो आपके आसपास कोई कर रहा है, तो आप उनको समझाएं या ट्राई टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर देयर इज़ अ
स्मोक सेकेंडरी स्मोकिंग हो रही है जहाँ पे आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, उससे क्या है लंग कैंसर का और हार्ट डिजीज़ का भी रिस्क जो है कम होता है। तो हम अब आपको बताएंगे कि डस्ट माइट्स होते हैं। डस्ट माइट्स मतलब कि एक तरीके से जितना भी डस्ट हमारे घर में है, हर घर में होता है, तो उस डस्ट में कुछ कीटाणु ग्रो करने लग जाते हैं। तो वो जो कीटाणु हैं उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो उसके वो कीटाणु बहुत छोटे होते हैं, ऐसे हमें आंखों से ऐसे नज़र नहीं आएंगे, तो वो भी हर जगह पे होते हैं। तो वो भी एक एलर्जी की तरह, एक एलर्जन की तरह एक ट्रिगर एक्ट कर सकता है। तो इन केसेस में क्या करें, आपको क्या करना पड़ेगा, इनसे कैसे बचेंगे? आप ऐसी मैट्रेसेस यूज़ करें या ऐसे बेडशीट्स या पिलो कवर्स ऐसे यूज़ करें जिस पे एलर्जी या डस्ट जो है वो ज़्यादा चिपकता नहीं है। दूसरा क्या है, अपनी जो बेडिंग्स हैं घर में जो है उनको रेगुलरली वॉश करते रहें और वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ करें, कारपेट या और कोई सामान है उसको साफ़ करने के लिए। उसके अलावा आप एक ह्यूमिडिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर्स क्या होते हैं, वो आपका जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, रूम का जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो हमारा मॉइस्चर कितना होना चाहिए? यूजुअली मॉइस्चर हमारा 30 से 50% के बीच में रहना चाहिए। मॉइस्चर रूम का मॉइस्चर जो है 30 से 50% के बीच में रहना चाहिए। उसके अलावा तीसरा ट्रिगर क्या होगा? हाई पोल्यूशन। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जैसे कारों से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, कहीं पे वो फायर प्लेस बॉन फायर हो रहा है तो फायर प्लेस से भी स्मोक निकलती है। तो ये सब स्मोक भी जो है वो एस्थमेटिक पेशेंट के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो उससे उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। जो आउटडोर पोल्यूशन है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बाहर बढ़ जाए तो कोशिश करें कि घर पे रहें, इंडोर रहें एंड आप अपना इन्हेलर रखें साथ में और उस टाइम पे घर से बाहर ना निकलें। उसके अलावा जो होते हैं हमारे घर के अंदर जो पेस्ट हैं, कॉकरोचेस हो गए, माइस हो गए, ये बहुत सारी ऊपर चीज़ों पे चढ़ते हैं, निकलते हैं, तो ये एलर्जी कैरी करते हैं, ये क्या बोलते हैं, बीमारियां भी कैरी करते हैं। तो ये भी एक एलर्जन की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी घर का जो जगह है उसको साफ़ रखें, हाइजीनिक रखें। चौथी चीज़ है हमारे, पांचवी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, पेट्स होते हैं हमारे घर में। पेट्स कैसे? जो फ़र वाले पेट्स होते हैं, जैसे डॉग्स हो गए हैं या कैट्स हो गए हैं, उस फ़र से भी एलर्जी हो सकती है लोगों को। तो उन केसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या एक्चुअली उससे एलर्जी हो रही है क्या नहीं हो रही है। अगर एक्चुअल एलर्जी है उस चीज़ से तो आपको अपने पेट्स को भी डू अवे करना पड़ेगा, आपको किसी को देना पड़ेगा उसको। अगर आप अपना एक कम अटैक्स आपको चाहते हैं कि कम हो तो आपको उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, जो हमारे घर में सीलन होती है, छत में सीलन हो गई है, दीवार में सीलन हो गई है, उसमें भी क्या आप देखोगे वाइट हो जाता है। वो क्या है, वो वाइट चीज़, वो फंगल ग्रोथ होती है, वो ज़्यादातर मॉइस्चर में ही आती है। तो ये किचन में या बाथरूम में या कहीं बेसमेंट में जहाँ पे भी पानी हो, डैम्प एरियाज़ हो, मॉइस्चर ज़्यादा है, वहाँ पे ये सीलन होने लग जाती है। तो सीलन जो है वो बहुत ही अनहाइजीनिक होती हैं, तो आपको उससे भी यू हैव टू गेट रिड। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साइनसेस की प्रॉब्लम है या एलर्जी है, पॉलेंस की वजह से जो फ्लावर्स में से आते हैं उससे भी एलर्जी होती है ज़्यादातर लोगों को। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, उससे भी अस्थमा का अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है, जैसे बीपी के मेडिसिन होती हैं, ब्लड प्रेशर की, या एस्पिरिन होता है, और 2-4 ड्रग्स हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट कि किस चीज़ से मुझे जो है अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो आप यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन कि क्या चीज़ जो है मुझे ट्रिगर कर रही है। उसके अलावा कई बार एक्सरसाइज की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड लुक कि हाँ क्या उससे ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है, कोई बैड वेदर है जैसे मानसून हो गया या रेनी सीजन हो गया, बहुत एकदम से कोल्ड एयर आ गई, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन एक्ट एज अ ट्रिगर। कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेज हो गई, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, किसी परफ्यूम की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो वो चीज़ उससे भी एलर्जी आपको, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रिगर। सो ट्रिगर का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे अभी आप यू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद परफ्यूम स्मेल और यू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद सम एलर्जन तो अभी आपको अटैक शुरू हो जाएगा। वो एक लॉन्ग टर्म इलनेस है, धीरे धीरे जो है वो आपकी जो बॉडी है उसको रिस्पॉन्ड करने लगती है और आपको वो क्यूमुलेट होता रहता है एंड इट प्रेसिपिटेट्स इनटू एन अटैक।
ऐसा नहीं है कि सारे ट्रिगर्स जो हैं वो सब पेशेंट्स में प्रेजेंट रहेंगे। किसी एक इंसान को दो ही चीज़, इनमें से दो ही ट्रिगर्स हों जो उसको एलर्जी कर रहे हैं या अस्थमा कर रहे हैं, किसी को 3 या 4 भी हो सकते हैं, किसी को सिर्फ एक ही हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो अस्थमा होने के बावजूद भी इंसान जो है, पेशेंट्स जो हैं जिनका अस्थमा है, वो एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं कि अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उनके क्या ट्रिगर्स हैं और उनको सही टाइम पे उनको एक ट्रीटमेंट दे सकें। एंड कोई इमरजेंसी केस, जब इमरजेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो उन केसेस में तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प, इमरजेंसी हेल्प लेनी पड़ेगी। पर अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जो आपको एलर्जी कर सकते हैं। आगे वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे, क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं इसके और कैसे उनको ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप मिशन निरोग से जुड़िए एंड फॉलो करिए एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स लीजिए। फॉर नाउ आई जस्ट लीव एंड आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।